जैसे मराठा राज्य एक साम्राज्य की ओर आगे बढ़ा तो किस तरीके से विद्रोह करके बढ़ा, उसके बारे में आज का क्लास है। सबसे पहले तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर से आपको ये यहाँ पर जो भी ऑरेंज कलर का ये दिख रहा है ना मैप में, ये आपको ये बता रहा है कि मराठा का देखो एरिया कहाँ तक कवर कर रखे थे वो। तो वहाँ लाहौर तक पहुँच गए थे, इधर कृष्णा नदी तक पहुँच गए थे। तो ये एरिया निजाम का इलाका वो नहीं जीत पाए थे। यहाँ हैदराबाद का निजाम, वही जो हैदराबाद को स्वतंत्र किया था उसका कंट्रोल में था, ये नहीं जीत पाए थे। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको बताते हैं मराठवाड़ा क्षेत्र कौन सा होते हैं, यानी मराठा का इलाका कौन सा था शुरुआती दौर में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये एक फिगर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विंध्य पहाड़ी है, ठीक है, ये विंध्य पहाड़ी है, ये सतपुरा का पहाड़ी है और इधर सह्याद्री, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका आपको दिखेगा ये है मराठवाड़ा क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? मराठवाड़ा, इसको मराठवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें 3 पहाड़ियों का सम्मिश्रण है बोलिए तो, जैसे कि विंध्याचल जो अभी हम लोग बोलते हैं, तो विंध्य पहाड़ी, सतपुरा के पहाड़ी और सह्याद्री वेस्टर्न घाट के पास। देखिए ये वेस्टर्न घाट में ये सह्याद्री का ये इलाका है, ठीक है। तो सह्याद्री की पहाड़ी ये वाला इलाका आपको दिखेगा, यही है मराठवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। ये एक्चुअल में पठारी इलाका है, तो ऐसा उपजाऊ जमीन नहीं है, यहाँ पर खेती उतना मुश्किल होता है। तो आय का जो सोर्स रहा है वो हमेशा से जो है किसी एरिया पर कंट्रोल करके वहाँ से टैक्स वगैरह वसूलना और भी कई तरीके के छोटे छोटे कामों में आय सृजन किया गया है। खेती यहाँ पर मुश्किल था, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। तो ये इलाका है। अब सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी को, ठीक है। यहाँ देखिए, अब पूरे कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी जिसको हम बोलते हैं, सॉरी जिनको थोड़ा रिस्पेक्ट, तो शिवाजी, अब इनको छत्रपति बोला जाता है। देखिए छत्रपति राजा को बोला जाता है, मराठों में छत्रपति किनको बोला जाता है? राजा को, ठीक है। छत्रपति राजा को बोला जाता है। अब शिवाजी से पहले थोड़ा सा हमको साहू जी शाह जी के बारे में जानना जरूरी है। शाहजी भोसले इनके पिता हैं, ठीक है। शाह जी, थोड़ा नाम पहले जिसे आपको बता देते हैं, फिर थोड़ा कहानी समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। और शाह जी का पिता हुए शाह जी का पिता मालो जी भोसले ऐसे करके कुछ नाम था उनका। देखो नाम आप देख लेना शाहजी के पिता का, ठीक है ना, नहीं तो पता चला गलती लिखवा दिए। तो शाहजी, इनका पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, और ये पिता थे। और इनकी माता जीजाबाई, ठीक है। बस इतना से कहानी की शुरुआत करते हैं, इतना नाम आप ध्यान में रखो। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए शाहजी भोसले, ठीक है। तो शाहजी भोसले के जो पिताजी थे वो एक जमींदार थे, देशमुख थे, ठीक है। दक्कन के एरिया में, अब दक्कन का एरिया समझ में आ रहा है ना, दक्कन का एरिया यही है दक्कन, ठीक है, दक्कन का एरिया यही है, ठीक है। तो दक्कन के एरिया में वो लोग जमींदार थे, ठीक है। कई लोग थे, ये लोग भी जमींदार थे, ठीक है। और ये इस तरीके के जमींदार थे कि ये अपने पास सेना रखते थे, ठीक है, सैन्य शक्ति था इनके पास, और ये जमींदारी भी करते थे। तो जब सेना रखते थे तो ये लोग जो है वहाँ के जो शासक थे, जैसे बहमनी साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का, तो उसमें इन लोगों को बुलाया जाता था क्योंकि इनके पास सेना होता था। तो इन लोगों को भी उनमें सेवा करने के लिए सेना में इन लोगों को कोई पद दिया जाता था, जैसे सेना का सेनापति बना दिए, या फिर उनको सेना में कोई उच्च अधिकारी पर उनको रख दिए कि आप इस वाले एरिया, एक जागीर दिए, मान लेते हैं कोई इलाका दे दिया कि इस इलाके का आप पूरा सेनापति है और इस इलाके का आप देख रेख आपको ही करना है। तो इस तरीके से सेना में वो काम करते थे। जैसे उस समय बहमनी साम्राज्य
था। आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला इलाका बहमनी साम्राज्य का है और ये विजयनगर साम्राज्य का है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो इसमें वो लोग क्या करते थे कि सेवा लेते थे। उसी तरीके से शाहजी भोसले भी क्या करते थे, वहाँ पर सेना में काम करते थे। ठीक है, बहमनी वाले इलाके में, बहमनी साम्राज्य के इलाके में। ठीक है, अब बहमनी साम्राज्य का अगर थोड़ा सा आपको चर्चा ये कर दे या फिर बता दे, देखिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में, ताकि आप आसानी से समझ पाए चीज़ों को। देखो, आप ये वाला जो इलाका देख रहे हैं ना, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का, देखिए सबसे पहले तो ये जो इतना दूर का जो इलाका है, ये है बहमनी साम्राज्य का इलाका। ठीक है, और इधर से ये नीचे वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये विजयनगर साम्राज्य का है। ठीक है, कर्नाटक के पास, कर्नाटक का कुछ एरिया इसमें भी आता है, कुछ इसमें भी आता है। अब बहमनी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो बहमनी की बात करते हैं। इसकी स्थापना बहमनी साम्राज्य का हुआ था 1347 ईस्वी में, 1347 एडी, अब सीई बोल सकते हैं, 1347 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ का जो, जैसे पहले ये पूरा एरिया किसका था, जाहिर सी बात है सल्तनत काल में हुआ क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यानी तुगलक वंश में, तुगलक के द्वारा क्या हुआ था कि ये पूरा एरिया यहाँ तक जीता गया था। ठीक है, तुगलक वंश के द्वारा, ये हमने बता रखा है। तो तुगलक जब इस एरिया को जीत रहे थे तो उसके ही शासनकाल में तुगलक का जो मतलब एक कहिए तो गवर्नर था, तुगलक नहीं बनाया था उसका, ये क्या नाम था इसका, अब्दुल हुसैन गंगू करके कुछ नाम है उसका। ठीक है, लास्ट में गंगू है। एक्चुअल में नाम थोड़ा सा अजीब सा है, हम बताएंगे आगे। वैसे अभी बस इतना ध्यान रखो कि अब्दुल लास्ट में कुछ गंगू नाम है उसका। ठीक है, वो गंगू नाम पड़ा था इसलिए वो गवर्नर था। ठीक है, तुगलक का इसी एरिया का, दक्कन के एरिया का गवर्नर था। और यहाँ के क्या हुआ था कि यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है, मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपनी कट्टरता की वजह से, अपनी नीतियों की वजह से यहाँ पर असंतोष, मतलब यहाँ के जो जनता थी या फिर जो अधिकारी लोग थे, उन्हीं के अधिकारी, तुगलक के ही अधिकारी, वो सब असंतोष दिखाने लगे और इनका गंगू का सहायता कर दिया। ठीक है, सहायता क्या किया, अब ये सब विरोध जाहिर करने लगा तुगलक के खिलाफ। और विरोध जाहिर करके क्या किया कि 1347 में एक अलग राज्य का ही स्थापना कर दिया। ठीक है, इसमें सपोर्ट किया था अफगान के और तुर्क के लोगों ने, इस तुर्क के अधिकारियों ने, अफगान और तुर्क के अधिकारी भी थे, वो सब सपोर्ट किए थे गंगू को, और सपोर्ट की वजह से ये बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मध्यकाल में, अभी क्योंकि नाम भी उतना क्लियर नहीं चल रहा है तो ऐसा है। अब उसका गंगू नाम क्या क्यों पड़ा पता है, इसका भी एक अलग ही कहानी है। वो अपना पूरा बचपन में पला बड़ा एक हिंदू ब्राह्मण के घर में। ठीक है, लेकिन जब बड़ा हुआ तो वो इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए उसका लास्ट में गंगू लगा हुआ है, लेकिन आगे अब्दुल करके कुछ लगा हुआ है, अब बीच में कुछ है वो भूल रहे नाम। तो उसी ने इसका बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया। और बीजापुर की यदि हम बात करें तो बीजापुर में हरिहर बुक्का नाम का एक आदमी था। वो पहले तो वो हिंदू था, बाद में वो मुस्लिमों, दिल्ली से बार बार अटैक हो रहा था इधर, तो मुस्लिमों के जो है ना अटैक की वजह से उसमें काम भी करने लगा हरिहर बुक्का। दोनों भाई थे और काम करने की वजह से उन दोनों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। ठीक है, और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर एक धर्म गुरु उसको मिले, विद्यारुग्न करके कुछ नाम था उनका, विद्यारण्य करके नाम था शायद। तो वो धर्मगुरु इनको मतलब प्रोत्साहन किए धर्म के प्रति अपना। तो फिर ये सब क्या किया, इस्लाम को छोड़ दिया, फिर से हिंदू धर्म कबूल कर लिया और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर दिया और हम्पी में अपना राजधानी बनाया, कर्नाटक में जो है कृष्णा नदी के किनारे। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का दोनों भाई मिलकर के करते हैं। हरिहर राय और बुक्का राय नाम है, और इसका स्थापना गंगू करता है। अब बीच वाला नाम भूल रहे भाई, पीछे वाला याद है गंगू। ठीक है, 1347 में। ठीक है,
अब हुआ क्या कि ये दोनों साम्राज्य चल ही रहे थे उस समय। यहाँ पर विजयनगर में जो है होयसल और पांड्य ये सब शासक थे, काकताई राजवंश चलता था, तो उसी में पहले थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य का ही स्थापना, ये हिंदू साम्राज्य बना और ये मुस्लिम साम्राज्य बना, बहमनी। ठीक है, दो नाम आपको यहाँ पर पता चल रही क्या होगा, बहमनी और विजयनगर। देखो विजयनगर तो यहाँ लिखा हुआ है, बहमनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो लिख दे क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बाद में क्या हुआ कि विजयनगर टूट गया। ठीक है, विजयनगर का भी जो है ना टूट गया, ये सॉरी विजयनगर टूटा, ये बहमनी भी टूट गया, ये साम्राज्य टूट गया। आगे चल करके जब अकबर आता है तो कोशिश करता है कि अहमदनगर को जीत ले। देखिए ये है अहमदनगर, ये वाला इलाका, और ये है बीजापुर, ये है गोलकुंडा। ठीक है, ऐसे करके ये है बीदर, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब जो एरिया छोटे छोटे एरिया में बट गए, छोटे छोटे राज्य बन गए। बीजापुर एक अलग राज्य बन गया, गोलकुंडा अलग बन गया, अहमदनगर अलग बन गया। तो अकबर आया और अहमदनगर को जीतने की कोशिश किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे छूट गया। शाहजहां ने उसको जीत हासिल कर लिया अहमदनगर पर, और औरंगजेब आया तो बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीत लिया। ठीक है, तो ये सब जीत लिया। अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो शाहजी भोसले को बीजापुर के राजा जो थे उन्होंने सेवा में रखा था अपने सेना में। कहाँ के? बीजापुर, इसलिए बीजापुर का नाम बता रहे थे अभी हम। तो बीजापुर का सेना में वो काम करने लगे, क्योंकि इनके पास, शाहजी भोसले के पास अपनी जमींदारी थी, सेना वगैरह रहता था। तो बीजापुर के शासक बोला, भाई हमारा सपोर्ट में रहो, हमारे साथ काम करो। ये भी अपना फायदा देख रहे थे, तो बीजापुर के शासक के साथ रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि शाहजी भोसले जो है अपना युद्ध कौशल और योग्यता के दम पर जो है एकदम पूरा सेना में तैयार रहते थे। तो इनको इनके कर्तव्य की वजह, सॉरी कर्तव्य नहीं बोल सकते, इनकी योग्यता की वजह से इनको कई सारा जागीर मिलता था। जागीर बोले तो हमने बताया भी था कि जैसे पैसा के बदले अधिकारियों को जागीर दिया जाए, यानी कोई भूमि दे दिया और उस भूमि से टैक्स वसूल करके तुम ही रख लो, हमको मत देना, ये हाल होता था जागीर का। तो शाहजी भोसले क्या किया, सॉरी शाहजी भोसले को पूना का जागीर मिला, महाराष्ट्र में पूना। ठीक है, पूना का जागीर मिला, कर्नाटक का जागीर मिला। ठीक है, तो और भी कई जगहों का जागीर मिला, लेकिन हमको दो का जरूरत है। तो पूना, कर्नाटक, ये सब जागीर मिला शाहजी को। अब शाहजी भोसले थोड़ा चतुर आदमी थे, समझदार थे, कहाँ पर क्या करना है। तो शाहजी को कर्नाटक में भेज दिया गया। अब शाहजी को कर्नाटक में भेज दिया गया कि आप जाइए कर्नाटक में, आप रहिए। तो वही सब शासक भेज दिया। अब जब कर्नाटक में वो चले गए तो उनको लगा यार पूना का तो जागीर मेरे से छूट जाएगा, तो वहाँ पर क्या करे, कर्नाटक तो हम पकड़े रहे हैं लेकिन पूना। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बेटा को यहीं पर बैठा देते हैं, और जा कर के बोला शासक से कि हम तो जा रहे हैं लेकिन पूना का जागीर जो था वो मेरे पुत्र को दे दीजिए, शिवाजी को। और वैसे कई सोर्स में देखा था कि रहम खा कर दिए थे, जीजाबाई को छोड़ दिए थे शाहजी। ठीक है, और वो चले गए थे कर्नाटक में। ठीक है, और जीजाबाई का परित्याग कर चुके थे। तो शिवाजी उस समय बच्चा था, तो शाहजी भोसले को लगा कि कैसे काम होगा। तो एक दादोजी कोंडदेव नाम के एक व्यक्ति थे, जो एक से शिक्षक बोलो, धर्म शिक्षक, या किसी तरह गुरु बोलो, या फिर जो बोलो। तो दादोजी कोंडदेव इनका नाम है, दादोजी कोंडदेव। इनके अंतर्गत जो है शिवाजी को शाहजी भोसले छोड़ दिए, और शिवाजी को यही कोंडदेव जो है युद्ध कौशल, सब तरीके के शिक्षा, योग्यता, हर तरीके का प्रशासनिक शिक्षा दिए। और फिर दादोजी कोंडदेव के अंतर्गत पूना में शिवाजी जो है शासन करते रहे। हालांकि उस समय शिवाजी तो शासन नहीं कर रहे थे, कोंडदेव ही कर रहे थे। लेकिन जब कोंडदेव का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसके बाद शिवाजी पूरा कमान संभालते हैं और पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल करते हैं, और धीरे धीरे उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने की कोशिश कर जाते हैं। उसी समय आप देखिएगा कि लगभग औरंगजेब जब एंट्री लेता है, औरंगजेब आता है। औरंगजेब को जैसे शाहजहां क्या करता है कि औरंगजेब को इधर मतलब
बीजापुर और गोलकुंडा के एरिया में, अहमदनगर के एरिया में, यानी कि दक्कन के एरिया में औरंगजेब को सूबेदार बना करके शाहजहां भेज देता है। ठीक है, दक्कन के एरिया समझ रहे हैं ना, ये वाला एरिया का सूबेदार बना करके शाहजहां किसको भेजता है? औरंगजेब को। अब औरंगजेब जब यहाँ पर सूबेदार बन करके आता है, यानी गवर्नर बन करके आता है, तो जा करके वो एरिया को जीतता है। तो वो देखता है कि शिवाजी यहाँ पर जो है इस एरिया में प्रभावशाली एक शासक की तरह एक जमींदार है, प्रभावशाली जमींदार है, इसके पास सेना भी है, तो क्यों नहीं इससे सहायता ले लिया जाए, क्यों हम अपना उतना सेना खर्च करें, यहीं के लोगों से यहीं के लोगों को मारो, है ना, ये नीति रहता था उन लोगों का। तो शिवाजी अपने चतुर आदमी थे, वो भी देख रहे हैं कि ठीक है, आओ हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो कभी औरंगजेब के साथ मिलकर के बीजापुर पर अटैक कर रहे हैं, तो कभी बीजापुर के शासक के साथ मिलकर के औरंगजेब पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से शिवाजी अटैक कर रहे हैं। कारण क्या है? उधर से जीते तो थोड़ा सा वो भूभाग देगा, इधर से जीते थोड़ा सा वो देगा, हमारा क्षेत्र बढ़ेगा, समृद्धि आएगा, कुछ तो पैसा मिलेगा। अपनी ग्रोथ के चक्कर में शिवाजी ऐसा काम कर देते। अब ये चीज़ें औरंगजेब को पता चला था। ठीक है, आगे चल करके उनको पता भी चला, औरंगजेब को पता चला। तो औरंगजेब दिमाग में रख रहा था कि अब इसको जो है ना, शिवाजी तेज बन रहा है ज़्यादा, तो इसको कुछ ना कुछ तो करना होगा। उसी समय शाहजहां का तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगा, वो बीमार पड़ने लगे, तो औरंगजेब को जाना पड़ा दिल्ली की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ। तब फिर जा कर के औरंगजेब बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, शिवाजी एरिया अपना बढ़ा रहा है। तो वो अपना उसका एक मामा था शाइस्ता खां। ठीक है, वो अपने मामा को शाइस्ता खां, ठीक है, वो अपने मामा को जो है वो भेजा दक्कन के एरिया में सूबेदार बना करके, यानी कि पूरा अधिकार दे करके कि जाओ और तुम शिवाजी का दमन करो, उनको पकड़ो, मार डालो, जो करना करो, लेकिन उसका एरिया जो बढ़ा रहा है, वो समृद्धि जो कर रहा है, उसको बंद करो। तो शाइस्ता खां आया और लाल महल एक है, ठीक है, लाल महल ही नाम है शायद, लाल महल। तो लाल महल पर वो क्या करता है, वहाँ पर बैठ जाता है शाइस्ता खां, मतलब उसी महल में रुक जाता है। लाल महल पता है क्यों बताया? क्योंकि ये शिवाजी का जन्म इसी महल में हुआ था। तो वो एरिया मतलब बाल्यावस्था, जन्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन बाल्यावस्था यहीं पर इसी महल में उनका गुजरा था। तो उस एरिया पर कब्जा करके लाल महल पर, और वहीं से सैन्य अभियान पूरा करने लगा। शिवाजी को खोजो, ये करो, वो करो, पूरा खोजबीन कर रहा था। लेकिन शिवाजी बार बार बेचारे भाग रहे थे। अब देख रहे थे कि शाइस्ता खां सेना बड़ा लेकर के आया है, अब बड़ा सेना लेकर के आया तो हम इसके सामने डायरेक्टली लड़ नहीं सकते, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसे ही चल रहा था, दिमाग घूम रहा था, चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि शिवाजी अपने कुछ चुनिंदे जो है ना लोगों के साथ एक सेना बनाया और संगठित सेना तैयार किया, और फिर पहुंच गए लाल महल में चोरी छुपे। और वही भेष बना करके बाराती और बारातियों के भेष में, ये पूजा पाठ वाले साधु के भेष में, इस तरीके से किसी तरीके से महल में घुस गए। और महल में घुसने के बाद शाइस्ता खां को समझ ही में नहीं आया, अचानक हमला बोल दिया इन लोगों ने। तो अचानक हमला दिया, शाइस्ता खां को कुछ समझ में नहीं आया, तो अफरा तफरी मच गया पूरे महल में। तो अफरा तफरी मच गया, तो उसके बाद फिर शाइस्ता खां किसी तरीके से खिड़की कूद करके भाग गया, लेकिन तलवार जब ऐसे चलाया तो उसका अंगूठा कट गया था, और लेकिन फिर भी वो भाग के निकल गया। लेकिन उसके परिवारजनों को इन लोगों ने मार दिया, और उसमें शाइस्ता खां का बेटा था, अब्दुल फतेह नाम था उसका, अब्दुल फतेह शाइस्ता खां का बेटा था। कई जगह अबुल फतेह रहता है, इसका नाम को लेकर के अजीब सा है, अब्दुल फतेह। तो शाइस्ता खां का बेटा था, उसको भी जिसे जानबूझ करके तो नहीं, लेकिन तलवार अब इधर उधर चल रहा, छोटा बच्चा लगा, वो भी साफ हो गया उसी में, वो उसका भी मौत हो गया। अब पहुंचा औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब तो बहुत गुस्सा आया उसको। तो सबसे बड़ा चीज़ तो ये था कि उसका अपमान हुआ कि उसके मामा को लोगों ने मारा, यहाँ तक कि उसके बेटे को मार दिया। तो औरंगजेब बहुत अपमान महसूस कर रहा था, और उसको बहुत मतलब लग रहा था कि अब किसी तरीके से इसको हम जो है ना शिवाजी को दमन करेंगे। तो वो आता है एकदम अफरा तफरी में, एकदम मतलब
कि अब इसका मेन कारण है कि औरंगजेब भी उधर अपना साम्राज्य समेटने में लगा हुआ था, क्योंककि उसको शासक बनना था, तो अपने भाई से लड़ाई झगड़ा अलगे करना है उसको, तो कई सारा कारण रहा था। तो औरंगजेब फिर आया 1681 में, 1681 में औरंगजेब जो है 1681 में औरंगजेब जो है दक्षिण की तरफ आता है, साउथ की तरफ, दक्कन एरिया की तरफ। और वो आता ही इसलिए कि शिवाजी का दमन करना है, लेकिन शिवाजी का डेथ 1680 में 1 साल पहले ही हो चुका होता है, तो वो क्या ही करे, अब उसको मायूसी हाथ लगता है। लेकिन वो क्या करता है, फिर शिवाजी के जितने भी परिवार के लोग थे उसको बंदी बना लेता है, उसको मारता भी है कई लोगों को, और ढेर को तो बंदी बनाता है, जो उसमें शिवाजी का बेटा शंभू जी है। तो यहाँ पर आपको अगर हम लिख दें, शिवाजी का बेटा शंभू जी इसको गिरफ्तार कर लेता है। और इनका बेटा शंभू जी का भी छोटा बेटा, जिसे पहले तो शंभू जी को गिरफ्तार किया, फिर उसको यातना दे देकर उनको मार देता है। और इनके बेटा को भी, शंभू जी के बेटा को भी, साहू जी नाम है, साहू जी को भी मतलब गिरफ्तार कर लिया था, रखा हुआ था बंदी बना करके। पूरे परिवार को लगभग स्थिति एकदम दयनीय कर दिया था, आया था तो एक तो कट्टर था ही, ऊपर से इस हालात में तो वो छोड़ेगा थोड़ी ना। तो शंभू जी को यातना देकर के मार दिया। अब पता है इसमें औरंगजेब गलती यही कर बैठा, कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन शंभू जी, अब शिवाजी के मरने के बाद शंभू जी ही तो छत्रपति था, राजा था उस पूरे दक्कन एरिया का, मराठा एरिया का। तो औरंगजेब को मारना नहीं चाहिए था, है ना। और मार दिया तो दक्कन के एरिया के जितने भी सरदार थे, जितने भी जमींदार थे, सबने विरोध कर दिया, सबने विरोध किया औरंगजेब का। और फिर गुरिल्ला युद्ध हुआ, गुरिल्ला युद्ध बोलते छापा मार युद्ध, छिप छिप के वार करना। औरंगजेब को समझ तक नहीं आया कि कैसे इन लोगों से लड़े। अब देखो, कोई शासक सामने से आए तो लड़ के जीत हासिल कर सकते हैं, बड़ी सेना है तो, लेकिन कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा, सब छिप जा रहे हैं, हम मारने जा रहे हैं, गायब हो जा रहा है, हम शांत बैठे हैं, आके मार रहे हैं। तो गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है, छिप छिप के वार करने की वजह से औरंगजेब 25 साल बर्बाद किया है, अपने जीवन का 25 साल इस एरिया में, समझ सकते हैं आप। लेकिन अब देखिए, आप किसी एक शासक से लड़ना हो, किसी सामने वाले लोगों से लड़ना हो जो साफ दिख रहे हैं, उनसे लड़ना हो, तब तो आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप एक जन आंदोलन बन गया, जनता से लड़ना हो, तो फिर कैसे आप लड़ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना, आपको हारना ही होगा। तो लास्ट में 25 साल गवाने के बाद औरंगजेब जो है फिर वापस जाता है। और वापस जाते समय अहमदनगर के पास, ये अहमदनगर बोल रहे हैं यहाँ, औरंगाबाद में जाकर के उसका डेथ हो जाता है। तो ये कहानी है पूरा। हाँ, एक कहानी और समझो, देखो एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा था, कुछ तो छूट रहा था, क्या छूट रहा था अब बताते हैं आपको। छूट ये रहा था कि ये जो हमने आपको बताया कि मराठा समृद्ध कर रहे थे शिवाजी, तो जब मराठा का एरिया समृद्ध कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो उस समय शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा। ठीक है, शाइस्ता खां के उंगली काट करके जो भेज देते हैं, तो औरंगजेब पहले नहीं आता। उसका कुछ कारण था, बोले ना कि वो अपना राजा बन रहा था, तो उसमें भी उसका कई सारे चुनौतियाँ था, उसमें उलझा रहा था। तो उसने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था, मिर्जा के राजा जयसिंह, एक राजपूत राजा था, उसको भेजा कि आप जाओ शिवाजी को गिरफ्तार करो। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो है पुरंदर के किला में शिवाजी को गिरफ्तार कर लेता है, चारों ओर से घेर लेता है। और पुरंदर के किले में, पुरंदर का किला, यहाँ पर पुरंदर के किले में जो है मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को गिरफ्तार कर लेता है, शिवाजी को। अब एक्चुअल में शिवाजी देखते हैं कि चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब अगर हम लड़ते हैं तो हमारा ही हानि होने वाला है, तो एक काम करते हैं, अब आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण कर दिए। उसके बाद फिर
जयसिंह के साथ जय सिंह, देखिए यहाँ लिख देते हैं, जय सिंह के साथ एक संधि होता है और उस संधि के द्वारा युद्ध बंद हो जाता है और शिवाजी वहाँ पर समर्पण होता है। फिर शिवाजी को लेके आगरा जाता है, शायद आगरा में जाता है औरंगजेब के पास जय सिंह, और फिर वहाँ पर शिवाजी को लगता है कि हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका आत्मसम्मान स्वाभिमान जो होता है ना, उस तरीके से उनको फील ऐसा महसूस हुआ कि हमको बेइज्जती किया जा रहा है, हमारा सम्मान नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने आक्रोश जाहिर किया औरंगजेब के खिलाफ, तो औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार करवा लिया, तुरंत गिरफ्तार, बंदी बना लिया, उसको बंदी बना लिया और किसी तरीके से वहाँ से भाग निकले। पता है, एक कहानी याद है कि जैसे वो मिठाइयों का टोकरी जो होता है, एक त्यौहार में मिठाई का टोकरी जा रहा था, उसी मिठाई के टोकरी में बैठ करके किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलते हैं शिवाजी, ठीक है। और जब वहाँ से भाग करके आते हैं तो 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में मराठा राज्य का नींव शिवाजी रखते हैं, एक राज्य बनाते हैं मराठा राज्य, ठीक है, और उसका छत्रपति बनते हैं वही 1674 ईस्वी में राजा बनते हैं। मराठा राज्य का नींव मराठा राज्य का नींव 1674 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, नींव दिया जाता है, यानी कि एक नया राज्य बनाते हैं मराठा। अब यही मराठा राज्य आगे चल करके साम्राज्य की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी के बाद जो है ना औरंगजेब फिर खुद ही आता है और मारने की कोशिश करता है, तो उससे पहले 1680 में शिवाजी मर ही जाते हैं। उसके बाद 81 में शंभू जी को यातना देके मार देता है, साहू जी को गिरफ्तार कर लेता है। अब हम बोले जन आंदोलन हो गया, औरंगजेब 25 साल बर्बाद किया, फिर आगे जाते जाते अपना वापस जा ही रहा था, तो 1707 ईस्वी में 1707 ईयर्स में औरंगजेब का डेथ हो जाता है औरंगाबाद में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, पूरा कहानी समझ में आ गया। अब देखिए, अब और आगे आते हैं, आगे क्या कहानी है ये देखिए। ये तो आपको दिखाई दिए गोलकुंडा, बीजापुर और ये अहमदनगर का इलाका, ये तो आपको पता ही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बहमनी किंगडम का ये दूसरा मैप सेम ही है, ये विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पर देखिए आप गोलकुंडा का ये वाला इलाका, फिर आपको बीजापुर का ये इलाका आपको दिखेगा, ठीक है, और अहमदनगर का ये इलाका आपको दिखेगा। तो ये सेम ही मैप है, बस खाली इसलिए लगाए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, अब क्या कहानी शुरू होता है। अब जबकि औरंगजेब मर जाता है, डेथ हो जाता है औरंगजेब का, तो उसका बेटा मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह का उपाधि लेकर के बहादुर शाह प्रथम उसको बोलते हैं, वो 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर। तो वो क्या देखता है कि मराठों के साथ बैर रख करके हम नहीं रह सकते। पप्पा रहे थे मेरे, जो कि स्थिति उनका खराब हो गया, और राजपूतों के साथ भी नहीं रहने। तो मराठा और राजपूत के साथ उसने बहुत ही एकदम उदार नीति अपनाया बहादुर शाह। और पता है, साहू जी को जो औरंगजेब गिरफ्तार करवाया था, साहू जी को छोड़ दिया और कुछ राज्य भी दे दिया और कुछ पैसा भी दे दिया कि जाओ खुश रहो और हमसे दुश्मनी, हमसे विद्रोह मत करो, हम लोग मिलकर रहेंगे। समझ में आया? बहादुर शाह ने ये काम किया, बहादुर शाह प्रथम, ठीक। ध्यान सुनो, कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। तो साहू जी को छोड़ दिया। साहू जी आपको बताया ना, शंभू जी के बेटा, साहू जी को छोड़ दिया। अब जब साहू जी, और एक चीज़ और बताते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में, ये सिख के साथ भी लेकिन उदार नीति नहीं रखे, ये दंड और ये दंड देना है अगर गलती करेगा तो, और अगर अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए तो उनको पुरस्कार भी देना है। ये नीति अपनाया सिखों के साथ बहादुर शाह, लेकिन राजपूत और मराठों के साथ बहुत ही उदार रहा, मिल के रहना है, क्योंकि उसको पता है मराठा ऐसे ऐसे स्थिति किए हैं। तो बहादुर शाह ये जो काम किया ना, साहू जी को छोड़ दिया। तो साहू जी आए मराठा के एरिया में, दक्कन के एरिया में। अब साहू जी एक जिसे वहाँ मराठा वाले एरिया में ना अष्ट प्रधान चलता था, यानी कि वहाँ पर 8 लोग, एक अधिकारी का ग्रुप होता था जिसको 8
अष्टप्रधान बोलते हैं। 8 अधिकारियों के समूह होता था, उसको अष्टप्रधान बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? अष्टप्रधान। ठीक है, तो ये अष्टप्रधान बना। और शाहू जी क्या किया? शाहू जी इन्होंने पेशवा नाम के पद का सृजन किया, पेशवा बनाया। ठीक है, और ये पेशवा कौन होता था? वो जो अष्टप्रधान है, राजा के जो 8 अधिकारी होते थे, छत्रपति के 8 अधिकारियों के समूह को अष्टप्रधान बोलते थे। तो छत्रपति, ध्यान से समझो, छत्रपति कौन है? राजा है। ठीक है, राजा को बोलते हैं। अब ये छत्रपति के 8 अधिकारी हैं। ठीक है, 8 अधिकारी है जिनको अष्टप्रधान बोले हैं। ठीक है, अब ये अष्टप्रधान के अधिकारी को साहू जी क्या बोले कि अब अष्टप्रधान का जो प्रमुख होगा वो होगा पेशवा। अष्टप्रधान के प्रमुख को क्या बोले? वो होगा पेशवा। ठीक है, अब ये पेशवा जो है, ध्यान समझो, अब ये पेशवा हुआ। अब पहला पेशवा जो है साहू जी बनाए किसको? तो बालाजी विश्वनाथ को। अब देखो ध्यान से, शाहू जी अष्टप्रधान के प्रमुख को पेशवा बोले, और पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बना दिया शाहू जी। अपने छत्रपति रहा राजा, उनके जो 8 अधिकारी थे अष्टप्रधान, उनके प्रमुख हो गए पेशवा, और पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ हो गए। ठीक, ये लोग समृद्धि कर रहे थे, अपना साम्राज्य का ग्रोथ कर रहे थे। लेकिन इनका जो पुत्र हुआ, पहला पेशवा का जो पुत्र हुआ, बालाजी विश्वनाथ का जो पुत्र हुआ, वो हुआ बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। अब ये क्या किया कि ये मराठा राज्य का विस्तार करने लगा। ठीक है, सारे एरिया को, गुजरात वाला इलाका, उससे ऊपर का इलाका, सब जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसने आज तक अपना एक भी युद्ध नहीं हारा, बोला जाता है, ऐसा पता नहीं, लेकिन लगभग 40 क्षेत्रों को इसने जीता था, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। इसका प्रमाण तो नहीं देखे अभी तक, लेकिन कहा जाता है, सुने। तो बाजीराव प्रथम बहुत ही योग्य अधिकारी निकला मराठों में, और इसने यहाँ तक कहा कि अब जो है हम दिल्ली पर जा रहे हैं मराठा झंडा फहराने। दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक, समझ रहे हैं, मुगल साम्राज्य। जैसी बोला ना, मराठा के सारे लोग डरने लगे। अरे यार क्या बोल रहा है तू? दिल्ली पर फिर से क्या टूटना है हम लोगों को? फिर से क्या तुम चाह रहा है मुगल दमन कर दें? बाजीराव प्रथम बोला ऐसा नहीं होगा, हम हैं। शाहू जी को इसके योग्यता पर भरोसा था, पूरा भरोसा था। शाहू जी इसको बुलाए, बोले क्या बोल रहे हो तुम? क्या ऐसा पॉसिबल है? तुमको लगता है? ये बाजीराव प्रथम का जो स्टेटमेंट था ना, गजब ही था। बोला कि आप क्यों नहीं देख रहे हैं, ये जो सरा गला पेड़ है, इसके जो टहनी है ना, पेड़ पर जैसी चोट करेंगे सारे टहनी टूट करके अलग हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब मराठा का झंडा कृष्णा नदी से लेकर अटक तक फहराएगा। अटक वहां लाहौर, पाकिस्तान, वहां तक फहराएगा। साहू जी तो एकदम गदगद हो गए। बोला कि बेटा जाओ, हमारी तरफ से सारी अधिकार तुम्हारा, तुम जाओ और जल्दी वापस लौटना झंडा फहरा के। ओजस्वी भाषण दिया था बाजीराव प्रथम, गया भी, जीता भी। आगे जाकर के जब उत्तर की तरफ जा रहा था तो बुंदेलखंड के राजा थे छत्रसाल। अब छत्रसाल पर ये हिंदू शासक थे, छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा थे। अब छत्रसाल पर उधर से बंगस नेताओं का जो है ना, बंगस शासकों का आक्रमण हो गया उसी टाइम में, लगभग 1729 के टाइम में आपको बता रहे हैं।
ये घटना देखिए, बाजीराव प्रथम 1720 में जो है ना पेशवा बना था, और ये 40 में इसका डेथ हो जाता है बीमारी की वजह से। तो 1729 में 1729 ईस्वी में छत्रसाल नाम है, ठीक है, बुंदेलखंड का शासक था छत्रसाल। तो बाजीराव प्रथम उधर जा ही रहा था, छत्रसाल पर बंगस नेताओं के द्वारा जो है ना छत्रसाल पर अटैक हो जाता है। वो मोहम्मद बंगस होता है, वो मुस्लिम होते हैं, और इस पर अटैक करके बुंदेलखंड को जीतना चाहता था। तो बुंदेलखंड के राजा जो छत्रसाल है वो बाजीराव प्रथम से मदद मांगता है, और उसी टाइम वो उधर जा ही रहा था, उसने मदद किया और बंगस नेताओं को मार भगाया। इससे प्रसन्न होकर के छत्रसाल जो है अपनी एक जैसे बेटी बोल सकते हैं वैसे, मस्तानी को गिफ्ट दे दिया पुत्री को, कि जैसे देखो मस्तानी कौन थी, तो छत्रसाल के मतलब आप बोलो तो रखेल का बेटी थी, ठीक है, वो मुस्लिम थी रखेल, उसी का बेटी थी, ऐसे दासी बोल दो, है ना, पहले तो यही बोला देवदासी रखेल को, तो देवदासी की पुत्री थी, और वो मुस्लिम थी जो देवदासी थी। अब ये हिंदू शासक, तो जो पुत्री हुई वो मुस्लिम और हिंदू दोनों का मिश्रण। तो बाजीराव प्रथम हिंदू, मतलब एक्चुअल में मराठो हिंदू से रिलेट कर रहे हैं। तो अब ये बाजीराव प्रथम के जो घर वाले परिवार वाले वो मानने को तैयार नहीं कि नहीं वो तो मुस्लिम, तो मान ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। और बाजीराव प्रथम उससे प्रेम करने लगा मस्तानी से, ठीक है, उसका नाम क्या था, मस्तानी, ठीक है, और मस्तानी से प्रेम करने लगा। अब मस्तानी एक्चुअल में देखो, एक तो वो सुंदर, ऊपर से योग्य, घुड़सवारी भी कर लेती है, तीरंदाजी भी कर लेती है, और सुंदर तो है ही। तो बाजीराव प्रथम उसके प्रेम में पागल है, मस्तानी भी प्रेम कर रही है। तो अब ये स्थिति बना। अब देखो बाजीराव, अब ये परिवार का उसका अलग दिक्कत, तो टेंशन में आकर के वो मदिरा पान करने लगा, नशा करने लगा। उसी समय उसका बीमारी कई सारे माइंडली प्रेशर हुआ, उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया, और धीरे धीरे करके वो मतलब डेथ की कगार पर चला गया बाजीराव प्रथम। इसी समय आपको पता होगा कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह का अटैक होता है भारत पर, दिल्ली में, है ना, करनाल में जो युद्ध होता है। तो बाजीराव प्रथम ये जज्बा बनाए हुए था कि नादिर शाह आएगा तो हम ही सामने जाएंगे, उसको लड़ेंगे, उसको मार भगाएंगे, फिर दिल्ली पर तो अपने आप कब्जा हो जाएगा, क्योंकि रुतबा दिखा देंगे। बाजीराव प्रथम तैयारी भी कर रहा था नादिर शाह से अटैक करने का, लेकिन उसका तबीयत इतना ज़्यादा खराब था कि वो कर नहीं सका तैयारी, और वो अटैक करके आया, लेके गया, नादिर शाह लूट माच करके गया। बाजीराव प्रथम का 1740 में डेथ हो जाता है। इसके बाद बाजीराव प्रथम का एक पुत्र होता है बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब इसका नाम कहाँ लिखे, इसका नाम इधर लिखते हैं, बालाजी बाजीराव। इसका एक पुत्र होता है, इसको नाना साहेब बोलते हैं। नाना साहेब बालाजी बाजीराव का नाम था, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव भी अब क्या करे, अपने पिता के जो अधूरे सपने थे उसको पूरा करने में लग गए, और वो और भी आगे काम किए। उन्होंने दिल्ली पर झंडा फहराया अपना, और दिल्ली पर झंडा फहराया, फिर उसके बाद मतलब विस्तार करते गए, ठीक है। इसी समय आप देखिएगा, ये बालाजी बाजीराव की यदि हम बात करें तो ये 1740 से लेकर 61 तक, 1761 तक ये रहे थे जिंदा। उसके बाद इनका भी डेथ हो जाता है, ठीक है, 61। अब पता है बालाजी बाजीराव, जैसे देखो अब इस समय आप देखिएगा तो 1748 ईस्वी में अब्दाली का अटैक होता है। हमने बताया था आपको, पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा है, आप जरूर देखिएगा। 1748 में अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है, ठीक है, और वो पंजाब जीत लेता है, उधर दिल्ली पर भी आक्रमण करके उसको जीत लेता है।
48 में तो नहीं, 49 में पंजाब पर हासिल करता है, फिर 59 के आसपास अब देखिएगा तो दिल्ली पर भी वो अपना जीत हासिल करता है। और उसके बाद वहाँ पर अपना एक अधिकारी नजीब उद दौला को बैठा देता है, ठीक है। अब्दाली का एक अधिकारी है नजीब उद दौला, नजीब उद दौला, ठीक है, उसको बैठा देता है। और मुग़ल शासक उसको जो है, उस समय मुग़ल शासक कौन रहता है आप देखिएगा तो अहमद शाह बहादुर 59 तक रहते हैं, और उसके बाद नहीं 54 तक, और आलमगीर द्वितीय 59 तक, उसके बाद फिर शाह आलम द्वितीय आता है। तो मुग़ल शासक जो है नजीब उद दौला को सेनापति बना देता है अपने मुग़ल साम्राज्य का, और उसके बाद नजीब उद दौला वहीं पर रहता है। तो बालाजी बाजीराव जो है, और एक चीज़ और बताते हैं, और इधर से जाते वक्त पंजाब का गवर्नर बना करके अपने बेटे को छोड़ देता है, उसका नाम रहता है तैमूर, ठीक है। ये तैमूर लंग वाला नहीं है, तैमूर सिर्फ उसका बेटा है, अब्दाली का बेटा। तो तैमूर को पंजाब का गवर्नर सूबेदार बना करके चला जाता है अपना वापस। तो पता है फिर क्या होता है कि बालाजी बाजीराव जो है रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर को भेजते हैं कि जाओ अब तनी पूरा इलाका जीत करके तनी उस पर झंडा फहरा करके आओ। अब इसमें दो नाम आपको हम बता रहे हैं, एक है रघुनाथ राव और एक है मल्हार राव होलकर। ये होलकर जो है ना नागपुर के बोल रहे हैं, इंदौर के होलकर परिवार से थे। तो मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव थोड़ा महत्वाकांक्षी था। ये चाहता था, एक्चुअल में आपको बताते हैं, ये चाहता था कि हम किसी तरीके से राजगद्दी हम ही को मिल जाए, मराठा का पेशवा बन जाए, ये चीज़ें चाह रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये भी योग्य दोनों साथ में मिलकर के काम करते थे। तो ये दोनों गए दिल्ली पर, पहले तो झंडा फहराए, नजीब उद दौला को मार के भगाए, और फिर पंजाब में गए और पंजाब में जाकर के तैमूर को मार दिया, जान ही मार दिया, और पंजाब पर जीत हासिल कर लिया। तो पहली बार मराठा का घोड़ा सिंधु नदी में जाकर के पानी पिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो बाजीराव प्रथम का वो स्टेटमेंट कि मराठा राज्य जो है वो कृष्णा नदी से लेकर के अटक तक मराठा का झंडा फहराएगा, सच साबित हो गया। कुछ ही देर के लिए, लेकिन सच तो साबित हुआ, उतना एरिया कवर तो हुआ। तो मल्हार राव होलकर और ये रघुनाथ राव दोनों फिर वापस आए और वहाँ पर दत्ता जी सिंधिया को वहाँ पर बैठा करके चले आए कि आप इस एरिया को देखो, कोई अटैक कर रहा है तो उसको संभालो। क्या नाम है? दत्ता जी सिंधिया, ठीक है, सिंधिया परिवार से थे। अब दत्ता जी सिंधिया, अब जब अब्दाली को ये पता चला कि मेरा बेटा को मार दिया, पंजाब हाथ से चला गया, आया तुरंत सेना लेकर के, ठीक है। ये 1759 की बात बता रहे हैं, तुरंत सेना के, अब वो 61 के आसपास आया था, ठीक है, 1761 के आसपास। तो आया सेना लेकर के, और उसके बाद दत्ता जी सिंधिया को मार दिया। तो बहुत शोक का माहौल हो गया पूरे मराठा राज्य में। और फिर ये जो क्या नाम है, बालाजी बाजीराव, नाना साहेब का एक भतीजा होता है सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, सदाशिव राव, ठीक है, वो लिखा हुआ है सब, आप टेंशन मत लो, वर्ड का सब सारा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो बालाजी बाजीराव का भतीजा होता है सदाशिव राव, उसके नेतृत्व में मराठा यहाँ से सेना लेकर के जाते हैं और पानीपत में जो है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ। और इसका बालाजी बाजीराव का एक पुत्र होता है विश्वास राव। तो वो बच्चा होता है, लेकिन वो भी जाने का जिद करता है, तो सदाशिव राव के छत्र छाया में जाता है। लेकिन वो बच्चा होता है, लेकिन उसको सेनापति ऐसी मतलब दिखावे के लिए सेनापति बना दिया जाता है विश्वास राव को, और उसको साथ में भेजते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि सदाशिव राव भी मारा जाता है पानीपत के 3rd बैटल में, और उसका जो भाई होते हैं विश्वास राव वो भी मारा जाता है।
मात्र 7 घंटे, लगभग 7 घंटे आप बोलिएगा। तो अब्दाली की सेना ने, शुरू में तो मराठा पूरा आगे एकदम बढ़ रहे थे, लेकिन जब अब्दाली घेरना शुरू किया तो फिर बच नहीं पाए, और 7 घंटे में अब्दाली की सेना ने मराठों को पराजित कर दिया पानीपत में। और ये मराठा का तीसरा युद्ध था, यहाँ पर अब्दाली जीत हासिल कर लिया। पता है मराठा विफल क्यों हुए, युद्ध में हारे क्यों, इसका कई सारा कारण था। एक तो जब संकट का काल है तो इनके जो सपोर्टर्स थे वो सपोर्ट नहीं किए। क्यों नहीं सपोर्ट किए, ये भी एक कारण है। तो ये हाल है। जैसे अब ये सेना लेकर के जा रहे हैं तो बीच में कई सारे राज्य पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन सबसे सरदारों से, जमींदारों से ये सपोर्ट मांग रहे हैं, तो किसी ने सपोर्ट किया नहीं, और कुछ डर के मारे गया भी तो वो खुल के सपोर्ट नहीं किए, उल्टा एक दो तो अब्दाली के साथ हो गया, उसी को सपोर्ट कर दिया, मराठों को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये हाल रहा है इनका। विफलता का कारण भी है, वो अभी हम समझते हैं क्यों, कारण क्या है। तो ये पूरा कहानी आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर इसमें किसी तरीके का दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा बैक करके या फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, या फिर आप बताइएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये है पानीपत का इलाका, ये वाला, ठीक है। यहीं पर जो है युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा बैटल। और अफगानिस्तान देखिए, यहाँ है काबुल, ठीक है, यह है गजनी, और यह है कंधार, इधर है यहाँ पर। तो इधर से ही आया, और ये पंजाब वाला इलाका आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पानीपत में युद्ध हुआ है, ठीक है। तो ये एक मैप था, तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, अब बात रहा इधर का। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मराठा राज्य के विफल होने का कारण क्या रहा। ध्यान से समझो, टॉपिक क्या है, मराठा राज्य के विफल होने का कारण क्या रहा। तो पहला कारण यह है कि अनियमित कर। क्या है पहला, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप टेंशन मतलब सब समझा देंगे। पहला कारण है अनियमित कर, यानी टैक्स। फिक्स टैक्स नहीं है, वो नियमित नहीं है, नियम से नहीं चलता। इस तरीके से कैसे है, तो देखो, दो तरीके से टैक्स वसूलते थे मराठा, एक चौथ के रूप में, दूसरा सरदेशमुखी। चौथ क्या होता है कि मराठा कहीं पर भी गए, किसी एरिया को जीते तो क्या करते थे कि उस एरिया से बोलते थे कि आपका जितना भी राजस्व आया है पूरे साल, मतलब आप पूरे साल में जितना भी राजस्व आप एकत्रित कर रहे हैं, आपके पूरे एरिया से जितना भी राजस्व आ रहा है उसका 25% हमको दो, ठीक है। इसलिए दो ताकि हम आप पर हमला न करें, आपको छोड़ दें, ठीक है। ये हाल है, यानी कि सिक्योरिटी के बदले, सुरक्षा के बदले आप हमको टैक्स दो। समझ आ गया। जैसे धनानंद एक टाइम में किया था मगध का समय शासक, जब कि आप हमको टैक्स दो, अब आपको स्वर्ण दो, सोना दो, नहीं तो हम आप पर अटैक करेंगे, और अटैक ना करें इसलिए आप हमको टैक्स दो। वही हाल मराठा कर रहे थे कि आप हमको टैक्स दो नहीं तो अटैक करेंगे। तो चौथ के रूप में 25% टैक्स लेते थे जिस एरिया को जीतते थे उस एरिया से, ठीक है। और दूसरा सरदेशमुखी टैक्स। अब मराठा के जो टैक्स अधिकारी होते थे वो मराठा वाले वो क्या कहते थे, और 10% टैक्स तो हमको भी दो, हमको मतलब नहीं है तुम किसको दे रहा, लेकिन 10% हमको भी चाहिए क्योंकि अधिकारी तो हम हैं। और वो अधिकारी था क्यों, एक्चुअल में वो भी मराठा का ही लोग। तो ये हाल है। तो 25% चौथ और 10% सरदेशमुखी के नाम पर टैक्स लेते, टोटल मिलाकर के 35% हो गया। तो किसी राज्य पर जीत हासिल किए तो उस राज्य के राजस्व का 35% टैक्स ये लोग वसूल लेते थे, ठीक। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये टैक्स वसूल तो लेते थे, चलो 35% आपने टैक्स वसूल लिया, कम से कम 1 लाख में 35,000 रुपया, लेकिन अगर आप वो 35,000 रख लो तब ना, उसका 70% ये खर्च कर देते थे उसके वसूलने वाले अधिकारियों में, वहाँ के रहने वाले सरदारों में। मराठा के पास पहुँचता कितना था, 30%। उससे क्या ही होगा, कैसे विकास होगा मराठा, कैसे समृद्ध होगा। ये परेशानी था, ये दिक्कत था उनका। तो विफलता का पहला कारण आर्थिक कमजोरी, बहुत पहला कारण, आर्थिक रूप से कमजोर थे। और सॉरी, ज़्यादा देर बोलने के बाद क्या होता है, खांसी आ जाता है इसके लिए सॉरी भाई। तो ये हाल है। अब तो पहला चीज़ तो ये है। तो यही संकट के काल में क्या हुआ, जब
जा रहे हो अ, तो जो शासक होते थे जिस पर इन्होंने जीत हासिल किया होता, अब उनको ये लोग बोलते थे कि आओ सपोर्ट करो, थोड़ा सेना लेकर के चलते हैं, पानीपत में तीसरा लड़ाई करना है। तो बोलता क्या, चौथ भी दे और सरदेश मुखी भी और सेना भी दे, हम नहीं जाने वाले, अब जाओ। समझ में आ रहा बात? इनका कहना था चौथ भी दे सेना भी दे, इतने बेवकूफ़ नहीं है हम, आप जाओ। कुछ हिंदू ब्राह्मण ने तो यहाँ तक बोला कि अगर ये आज जीत गया ना तो फिर धोती धुलवाएगा मेरे से। समझ में आया? ये हाल था, ये मराठा आज जीत गया तो फिर धोती धुलवाए, ये स्टेटमेंट था, ऐसा इस तरीके से ऐसा कहा जाता था। तो पहला कारण तो अनियमित कर, दूसरा कारण मराठा परिसंघ का सामंती हो जाना। अब मराठा परिसंघ के बारे में आपको तो बताया ही नहीं। तो मराठा परिसंघ में जैसे होता क्या था कि देखो, मराठा एक तो अकेले तो पूरे एरिया पर शासन नहीं कर सकते, तो कई सारे छोटे छोटे एरिया बना होता था और सबका शासन होता था। अब ये मान लेते हैं कि ये इलाका है इंदौर का, ठीक है, ये इलाका है ग्वालियर का, ये इलाका है मान लेते हैं नागपुर का, ये इलाका है मान लेते हैं किसका, ग्वालियर हो गया, वो इंदौर हो गया, बड़ौदा एक मान लेते हैं बड़ौदा का, ये है पूना। तो ये सब इंदौर के मान होलकर हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, नागपुर के भोसले हो गए, बड़ौदा के गायकवाड़ हो गए। और इन सब का मेन कौन होता था? पूना का पेशवा। पूना में कौन होता था? पेशवा, ठीक है, पूना में मेन बैठता था पेशवा। अब छत्रपति का शक्ति भी मतलब पेशवा में ही निहित कर दिया था आगे चल करके, तो पेशवा ही प्रमुख हो गया था मराठों में। तो ये लोग ये परिसंघ में रहते थे, ये लोग आपस में मिल करके मीटिंग करते थे और बात। तो ये लोग सामंती हो गए। सामंती कहने का मतलब महत्वाकांक्षी टाइप के लोग, यानी कि ये यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, यहाँ के लोग चाह रहे हैं मेरे हाथ में रहे, यहाँ के लोग चाह रहे हैं मेरे हाथ में रहे। सपोर्ट नहीं कर रहे। जब थर्ड बैटल हो रहे तो पानीपत का, तो सपोर्ट नहीं कर रहे लोग, गए भी तो ऊपर ऊपर डर के मारे, दिखावे के मारे, है ना। सपोर्ट एक्चुअल में जो चाहिए वो नहीं था। तो ये परिसंघ के लोग थे और ये लोग सामंती हो चुके थे, तो ये कारण था, इनका सपोर्टर्स साथ नहीं दिया। और तीसरा कारण था कि संकट के काल में ये लोग जो है संयुक्त मोर्चा बना पाने में असफल रह गए। सभी लोग मिल करके एक यूनिटी में बंध करके नहीं काम कर सके, इसकी वजह से मराठा हार गए। और इसका कारण तो आपको बताया ही, चौथ और सरदेश मुखी कर जो अनियमित रूप से था। तो लोगों का कहना था कि चौथ भी दे और सेना भी नहीं देंगे। दूसरा सामंती हो जाना, तो मोर्चा बनाने में ये सब विफलता का कारण बना, संयुक्त रूप से आपस में मिल नहीं पाए लोग। और चौथा कारण कृषि और उद्योग पर ध्यान नहीं, व्यापार पर एक ठोप ध्यान नहीं। अगर इनके पास कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी का दोआब जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि, गंगा और यमुना नदी का दोआब जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि, वहाँ पर कृषि करते, प्रोडक्शन करते, तो इन लोगों का आर्थिक मामला तो ऐसे ही व्यापार में ऊपर उठ जाता। व्यापार करते तो ऐसी पैसा का भरमार हो जाता। तो ये लोग सिर्फ लूट के माल को खाना चाह रहे हैं। किसी एरिया पर गए, लूटे, वहाँ से टैक्स वसूल कर लिए, 70% उसी में चल जा रहा है पैसा, कहाँ से ग्रोथ होगा। तो कई बार तो हम मराठों को रोमन साम्राज्य से कंपेयर करके देखते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। रोमन साम्राज्य जब शुरुआती दौर में जब ग्रोथ कर रहा था, तो रोमन साम्राज्य भी यही कर रहा था। किसी एरिया में जाता था, लूटता था, वही उसका आर्थिक वो था, लूट के माल को खाना, रोमन साम्राज्य का। लेकिन बाद में वो भी स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया, अपना एक आर्थिक सोर्स बनाया। हो सकता है मराठा भी पानीपत का थर्ड बैटल अगर नहीं हारते तो बाद में आर्थिक सोर्स बनाते, लेकिन उससे पहले ही कहानी इनका खत्म है। तो रोमन साम्राज्य से आप इनको तुलना कर सकते। तो ये स्थिति है इनका, मराठा का विफलता का कारण यही है और कुछ नहीं है। तो ये पूरा मराठा साम्राज्य का ये पूरा कहानी था भाई। अब इस सारे कहानी को बस थोड़ी सी चीज़ों में आपको एक चीज़ और आपको दिखा देते थोड़ा सा।
ये देखिए कृष्णा नदी ये हो गया, और ये आपको तुंगभद्रा नदी दिखेगा, ठीक है। ये कृष्णा, ये तुंगभद्रा, और ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यही है दोआब। दोआब का मतलब होता है, दो आब का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो इस एरिया पर उनका कब्जा था ही, चाहते तो बहुत ज़्यादा, ये प्रोडक्शन वाला एरिया है। अब आपको एक और दिखाते हैं, ये देखिए ये यमुना नदी, ये गंगा नदी, इन दोनों के देखिए ये दोआब है। ये देखिए ये जो भूमि है ये पूरा क्या है, ये भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इस भूमि में होता है। तो इन सब पर ध्यान देते, ध्यान ही नहीं है उनको, तो हारेंगे तो जरूर ही। अब देखिए ये पूरा पहले से ही लिख रखे थे ताकि आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप देख करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। देख लिए, देखिए 1 मिनट में सब समझ लेते हैं, ठीक है ना। शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी, जीजाबाई उनके माताजी, कोंडदेव दादा नहीं थे, दादोजी कोंडदेव इनका नाम था, गुरु थे, शिक्षक थे, जो भी बोले शिवाजी का। इन्हीं के नेतृत्व में शिवाजी ग्रोथ किया। शिवाजी का पुत्र शंभूजी हुए, शंभूजी का पुत्र साहूजी हुए। साहूजी ने पहली बार बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाए, ठीक है, और पेशवा का पद जनरेशन के। और बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम हुआ, जो बहुत ही योग्य हुआ, बहुत ही प्रभावशाली हुआ। इसका पुत्र हुआ बाजीराव, और इनका पुत्र विश्वासराव और भतीजा सदाशिवराव। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि पानीपत का 3rd बैटल हुआ। ये समझा गया। यहाँ पर देखते हैं रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर और दत्ताजी सिंधिया। आपको बताया था पंजाब में जब रघुनाथ राव मल्हार राव होलकर जब पंजाब को जीत लिए थे, तैमूर को मार दिए थे, तब दत्ताजी सिंधिया को वहां पर रख करके चले आए थे वापस। बाद में फिर क्या हुआ कि दत्ताजी सिंधिया को अब्दाली ने मार दिया था। स्थिति खराब हो गया। अब देखो अब्दाली का पुत्र कौन था, तैमूर, पंजाब का सूबेदार था यानी गवर्नर था। और अब्दाली का खास आदमी था नजीबुद्दौला, जो दिल्ली का सेनापति भी बना था बाद में, ठीक है। पानीपत का 3rd लड़ाई 1761 में हुआ है। जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, जो पुरंदर के किला में शिवाजी को घेर लिया था। तो उसके बाद है शाइस्ता खां, कौन है, तो औरंगजेब का मामा है, ठीक है, जिसका उंगली काट दिए थे शिवाजी। तो ये पूरा समझ आ गया। दूसरा चीज ये आप थोड़ा सा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, बहुत काम का चीज है। मराठा साम्राज्य के विफल होने का कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं पहला अनियमित कर वसूलना, चौथ और सरदेशमुखी के रूप में। दूसरा मराठा परिसंघ का समंती होना, ठीक है, समंती हो गया, सब महत्वाकांक्षी हो गया उनके परिसंघ के लोग। तो मराठा परिसंघ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से लोग थे, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, और इसका इन सब का हेड होता था पेशवा, पूना का पेशवा, ठीक है। तीसरा कारण है कृषि और उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिला, व्यापार को प्रोत्साहन मिला, जबकि उनके पास कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब था, गंगा और यमुना नदी का दोआब था, उपजाऊ भूमि थी, चाहते तो ग्रोथ कर सकते थे। चौथा, संकट काल में संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल, ठीक है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए ये सब कारण है मराठा साम्राज्य के विफल होने का, ठीक है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मराठा बड़ा साम्राज्य बनेगा, मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर देगा, मुगल के बाद अब मराठा साम्राज्य भारत में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कारण ये आप देख सकते हैं।